हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल एनएस साइंस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम 12th की बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने रक्त परिसंचरण तंत्र का पार्ट 1 देख लिया था। उसमें हमने रुधिर और रुधिर के संकटक के बारे में, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं देखी थी। रुधिर कणिकाओं में के अंदर प्लाज्मा में रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, जिसके अंदर हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रुधिर प्लेटलेट्स यहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम उससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स, या फिर इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी मानव के रुधिर कणिकाओं में से लगभग 99% इसकी संख्या पाई जाती है। जो रुधिर की कणिका होती है उसके 99% आरबीसी पाई जाती है। रक्ताणु पाए जाते हैं आरबीसी। सेकंड पॉइंट में आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। अपवाद के स्वरूप में ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित रहता है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें आरबीसी के आकार की, तो आरबीसी का आकार चपटा, गोल तथा उभय अवताल मतलब होता है बाइकॉन्केव, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अभाव होता है। आरबीसी के जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी के निर्माण की बात करें तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, किंतु अगर भ्रूणीय अवस्था की बात करें तो आरबीसी का निर्माण पहले अर्थात स्प्लीन तथा यकृत में होता है। ये एग्जाम में भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, परंतु अगर भ्रूणीय अवस्था पूछ दे तो प्लिया वह यकृत में होता है, और प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अगर प्लिया में पूछ ले आपसे आरबीसी में सबसे अधिक आयरन कहाँ पाया जाता है, तो सबसे अधिक आयरन प्लिया में पाया जाता है। प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है तथा प्लिया में ही सर्वाधिक मात्रा में आयरन रहता है। ये इंपोर्टेंट है। फिर है मानव में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा जो औसत एवरेज है वो 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। अगर वयस्क में आरबीसी की संख्या की बात करें 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, ये पुरुषों में। और अगर महिलाओं की आरबीसी संख्या बात करें 45 से 50 लाख प्रति घन, ये महिलाओं में। अर्थात आरबीसी की काउंटिंग पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होती है। आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो एक कैसा प्रोटीन है, जो एक संयुग्मी प्रोटीन है, और ये संयुग्मी प्रोटीन ही श्वसन रंजक की तरह कार्य करता है। अर्थात हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो हमारे संपूर्ण शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सी हीमोग्लोबिन घूमता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। इसी तरह अगर आरबीसी के निर्माण में सहायक की बात करें तो प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6, B12 तथा फोलिक अम्ल, ये आरबीसी निर्माण में सहायक होते हैं। आरबीसी के बाद में दूसरा प्रकार है रुधिर कणिकाओं में डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, या फिर इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होती हैं। ये रंगीन कणिकाएं, इनको अवर्णी कणिका है। अवर्णी कणिकाएं कहलाती हैं ये। इनका कोई आकार कोई निश्चित नहीं होता। और डब्ल्यूबीसी के अगर जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल 4 से 5 दिन या 4 से 5 से कई दिनों तक हो सकता है। और अगर इनके अनुपात की बात करें रुधिर में, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात रुधिर में 600:1 होता है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में कई बार रिपीट की जाती है। अगर डब्ल्यूबीसी की वयस्क मानव में इनकी संख्या लगभग 7000 घन मिलीमीटर होती है। और अगर डब्ल्यूबीसी की गति की बात करें तो इनकी गति अमीबीय गति इनका विशेष लक्षण होता है। ये अमीबा की तरह गति करती हुई चलती है। और अगर इस डब्ल्यूबीसी या श्वेताणु को ही डब्ल्यूबीसी कहते हैं, श्वेताणु या डब्ल्यूबीसी अगर बात करें तो ये आगे 2 मुख्य भागों में बटी हुई है, जिसको हम अभी टेबल की सहायता से देखेंगे। कौन कौन से भाग हैं, इतने आगे, इसके आगे कितने और भाग हैं, वो एक
टेबल या चार्ट के द्वारा हम अभी अध्ययन करें। डब्ल्यूबीसी या श्वेताणु, ये टेबल की सहायता से हम देख रहे हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। फर्स्ट को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरी है अग्रेन्युलोसाइट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं कणिका में श्वेताणु, यानी ऐसे श्वेताणु या डब्ल्यूबीसी जिनमें कणिकाएं प्रेजेंट होंगी, और अग्रेन्युलोसाइट या कणिका रहित श्वेताणु इनमें कणिकाएं रहित, यानी ऐसी श्वेताणु जिनमें कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी। ग्रेन्युलोसाइट्स और कणिका में श्वेताणु की अगर हम बात करें बड़े रूप से, तो ये कोशिका द्रव में पाई जाती है। कोशिका द्रव में उपस्थित होती है और इनके अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं, इस कारण इन्हें बहुकेंद्रकीय भी बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स को। और ग्रेन्युलोसाइट्स या कणिका में श्वेताणु मुख्य रूप से 3 भागों में या इसके 3 प्रकार है। फर्स्ट न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। अगर न्यूट्रोफिल की बात करें तो ये 3 पिंडों रूपी संरचना में पाई जाती है, और इन डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल की संख्या 62% होती है। इओसिनोफिल की बात करें तो ये द्वीपपालित या द्वीपपिंडलित संरचना के रूप में पाई जाती है, और डब्ल्यूबीसी में इनकी संख्या 2.5% अर्थात 2.5% होती है। बेसोफिल श्वेताणु या ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो यह छोटे छोटे बहुसंख्या या अनेक केंद्रों में बटी होती है, और इनकी श्वेताणु में बात करें तो ये इनकी संख्या 0.5% होती है। और न्यूट्रोफिल में क्या होता है? न्यूट्रोफिल में कोशिका पराइड पाई जाती है, अर्थात कोशिकाओं के भित्ति के आर पार डब्ल्यूबीसी की संख्या आर पार हो जाती है। इसकी संख्या 62% सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। इओसिनोफिल 2.5% पाया जाता है, और इओसिनोफिल में एंटी हिस्टामिनिक गुण पाए जाते हैं, और इक्वल श्वेताणुओं की संख्या इनमें 2.5% होती है। बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल में हिस्टामिन और रिपेरिन भी उत्पन्न करती है, और ये कुल श्वेताणुओं का 0.5% होता है। फिर आती है अग्रेन्युलोसाइट्स या कणिका रहित श्वेताणु। इनकी बात करें तो ये श्वेताणु कणिकाएं बड़ी संरचना न होकर छोटी संरचना पाई जाती है, जिसे एक केंद्र अणु कहते हैं। इसे कहते हैं एक केंद्र का अणु, यानी ग्रेन्युलोसाइट्स में बहुकेंद्र थी, यह एक केंद्र का अणु कहलाती है। और इनकी कोशिकाएं क्या होती है? आकार में कोशिका द्रव में पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, सॉरी कोशिका द्रव में नहीं पाई जाती है, और इनकी आकृति अंडाकार आकृति होती है, और इनको अभिरंजित वगैरह कर सकते हैं। और इनका औसत आकार की बात करें तो 8 to 10 म्यू इनका आकार होता है। और इनके आगे अगर डिवाइडेशन बात करें, 2 भागों में कणिका रहित श्वेताणु बटे हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट है कणिका रहित श्वेताणु। ये 2 प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट्स और लिपोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होती है? डब्ल्यूबीसी में आकार में ये बड़ी होती है, और इनका केंद्रक एक होता है, इसलिए इसे एक केंद्र का अणु भी कहा जाता है। इनके केंद्र की बात करें तो केंद्रक इनका 12 से 15 म्यू इनका आकार होता है, तथा इनकी आकृति शहर के बीच की आकृति के समान होती है, तथा ये भक्षणकारी होती है। इसलिए इनको प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति भी कहते हैं। अर्थात शरीर पर जब भी परजीवी वगैरह आक्रमण करते हैं या बैक्टीरिया वगैरह आक्रमण करते हैं, तो यह वृक्क भक्षणु कणु बनाते हैं श्वेताणु डब्ल्यूबीसी, जो उन बैक्टीरिया या वायरस या जो भी फंगस लगने वाला कीटाणु है उनको ये भक्षण कहलाती है। इसलिए शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र की प्रथम पंक्ति के नाम से भी जानी जाती है। और अगर कुल श्वेताणु में से मोनोसाइट्स की संख्या की बात करें तो यह 5%
के आसपास कुल संख्या पाई जाती है। दूसरा प्रकार है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को लसिकाणु भी कहते हैं, लसिकाणु। ये लिम्फोसाइट्स अंडाकार केंद्रक युक्त गोल आकृति की कोशिकाएं होती है, और ये अगर कुल श्वेताणुओं की संख्या की बात करें तो कुल श्वेताणुओं की संख्या का 30% पाए जाते हैं। और इन लिम्फोसाइट्स में कुछ छोटे व्यास की कोशिकाएं पाई जाती है, कुछ बड़े व्यास की पाई जाती हैं, जिनमें टी कोशिकाएं वो बीटा कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये टी बीटा कोशिकाएं वगैरह जब हमारे शरीर में कुछ एनर्जी वगैरह हो जाती है या बैक्टीरिया होता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है, और ये कीटाणुओं का या वायरस का भक्षण करने का कार्य करती है। टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट की बात करें, लसिकाणु की बात करें, तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। और ये हमारे पूरे शरीर में रुधिर के अलावा लसिका के माध्यम से या लसिका उत्तक के माध्यम से पूरे शरीर में लिम्फोसाइट्स फैल जाती हैं। और ये लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्रतिपिंडों के रूप में या अन्य बैक्टीरिया आदि कोशिकाओं के भक्षण करने के कार्य आती है लिम्फोसाइट्स। तो WBC दो प्रकार के ग्रेनुलोसाइट्स, अग्रेनुलोसाइट्स, इसको बांटे तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, और अग्रेनुलोसाइट्स को बांटे तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। WBC के बाद में है रुधिर प्लेटलेट्स, या इसको रुधिर प्लेटलेट्स को बिंबाणु भी कहते हैं, या रुधिर पटलिका भी कहते हैं। रुधिर पटलिका या रुधिर प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इनकी आकृति की बात करें, प्लेटलेट्स की आकृति अनियमित होती है तथा केंद्र का अभाव होता है। और इनके जीवन काल की बात करें तो जीवन काल 5 से 7 दिन तक होता है। रक्त में अगर रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या की बात करें तो यह संख्या 3 लाख प्रति घन मिमी होती है, तथा अगर इस रुधिर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नामक रोग हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, यानी रुधिर प्लेटलेट्स की कमी होने पर होने वाला रोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अर्थात रक्त का थक्का नहीं जमाएगा। चोट लगने पर रक्त हमारे शरीर से अविरल गति से बहता रहेगा अर्थात। और रुधिर प्लेटलेट्स का मुख्य रूप से कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य है रुधिर का थक्का बनाना, इनका प्रमुख कार्य है। इन सबके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक, रक्त के कार्य। ब्लड के क्या क्या फंक्शन है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो ब्लड का फंक्शन है वो है ऑक्सीजन का परिवहन, अर्थात O2 का परिवहन। हमारे शरीर के अंदर, फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक जटिल कॉम्प्लेक्स बनाती है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन हमारे पूरे शरीर में घूमती है। दूसरा जो कार्य आता है इंपोर्टेंट, CO2 का परिवहन। हमारे शरीर में जब CO2 की मात्रा 0.03% जाती है, यह अंगों के घर्षण से कार्बोहाइड्रेट के अपजन या ऑक्सीकरण से 4% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलती है, वो भी रक्त के माध्यम से फेफड़ों को दी जाती है, और फेफड़ों के द्वारा हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तीसरा जो आता है खाद्य पदार्थों का वितरण। इसी रक्त के साथ माध्यम से खाने वाले पदार्थ, जब हम आहार नाल के थ्रू जब पाचन क्रिया होती है हमारे शरीर में, तो उसमें पचने वाले विटामिन, प्रोटीन, उन खाद्य पदार्थों का हमारे पूरे शरीर में वितरण करने का कार्य भी रक्त के द्वारा होता है। कुछ इसके और इम्पोर्टेंट कार्य है वो हम अभी देख। रक्त के कार्य में हमने ऑक्सीजन से परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड से परिवहन तथा खाद्य पदार्थों का वितरण देख लिया। चौथा पॉइंट है दैहिक ताप का नियमन, यानी हमारे शरीर का जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका नियमन भी रक्त के द्वारा ही होता है, रक्त से इसका नियमन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 5वां, हार्मोनों का स्रावन। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनसे निकलने वाले हार्मोनों को पूर्ण रूप से शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने में रक्त का ही कार्य होता है। चौथा पॉइंट आता है
छठा पॉइंट है रोग से बचाव, यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी कोशिका है, भक्षण कोशिका कहते हैं जिन्हें, जैसे WBC या फिर फेगोसाइट्स, इन कोशिकाओं का निर्माण रक्त में होता है और यही रक्त हमें वायरस या बैक्टीरिया या इनको प्रतिजन बोला जाता है, इन सबको क्या बोला जाता है, प्रतिजन, इनका निर्माण होता है और इस प्रतिजन के खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण रक्त में होता है। ये रक्त का इंपॉर्टेंट कार्य है, इससे हम रोगों से बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है चोटों की मरम्मत करना, यानी जब भी हमारे चोट वगैरह लग जाती है तो रुधिर प्लेटलेट्स इन चोटों को रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती है, तो वही भी रक्त से होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रक्त का थक्का बनना, थ्रोम्बोसाइट्स या थ्रोम्बोपिन कोशिकाओं से या रक्त में जो पाई जाती है कणिकाएं, उनसे रक्त का थक्का जमता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्सर्जित पदार्थों का सेवन, हमारे शरीर के अंदर यूरिया वगैरह या पानी में जो भी यूरिया निकलता है वो किडनी यानी वृक्क की सहायता से रक्त में बॉम्बे सपोर्ट में जाकर जब उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है तो उत्सर्जित पदार्थों को हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जल संतुलन, ये भी हमारे किडनी या वृक्क से संतुलन है। ये हमारे शरीर में जब भी यूरिया या अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको मूत्र की सहायता से रक्त में फिल्ट्रेशन करके बाहर निकाला जाता है, इसलिए हमारे शरीर में जल संतुलन के लिए भी उत्तरदायी कौन है, रक्त उत्तरदायी है। रोगों के निदान के लिए जब कभी हमारे शरीर में अत्यधिक रोग वगैरह हो जाए या कोई बीमार हो जाए तो हमारे डॉक्टर उनको सलाह देता है कि आपकी ब्लड की जांच होगी, रक्त की जांच, इस जांच के आधार पर ही हमारे रोगों का निदान किया जाता है। तो ये रक्त के इंपोर्टेंट कुछ 10-11 पॉइंट थे। आज की इस क्लास के लिए ही इतना ही, इससे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जब तक आप NS साइंस क्लासेस का YouTube चैनल देखते रहिए, आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।